हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? होप ऑल इज वेल। टुडे अगेन इन लेक्चर 2 वी आर हियर टू डिस्कस बायोफार्मास्यूटिक्स ड्रग एब्जॉर्प्शन, mechanism of drug absorption. So here how we have seen drug absorb, what are the mechanism behind absorption of drugs. So there are three pathway we have studied. One is transcellular, second is paracellular and third is वेसिकुलर, जिसमें कि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन विच इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, तो हमने देखा था 3 प्रोसेस के थ्रू हो रही है। 3 प्रोसेस क्या क्या है? नंबर 1 ट्रांससेल्यूलर, 2 पैरासेल्यूलर एंड थर्ड इज वेसिकुलर। ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड की मीनिंग आप समझ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कॉन्सेप्ट समझने में। ट्रांससेल्युलर ऑल्सो नोन एज इंट्रासेल्युलर, पैरासेल्युलर ऑल्सो नोन एज इंटरसेल्युलर, वेसिकुलर आर कार्पस्कुलर। ठीक, वेसिकुलर आर कार्पस्कुलर विच इज एंडोसाइटोसिस, मीन्स की एंडोसाइटोसिस। नाउ इंट्रासेल्युलर एज नेम सजेस्टेड कि सेल्युलर इंट्रा, सेल के बीच से पास होगा। ड्रग कहां से पास होगा? सेल के बीच से। मैकेनिज्म समझ रहे हैं ना? मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ब्लड है ये, और ब्लड वेसल्स में बॉडी के एब्जॉर्प्शन साइट से, बॉडी के इंजेक्शन साइट से ब्लड तक पहुंचने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो मैकेनिज्म होता है। तो यहां से आउटर से इनर एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटर सोर्स टू इनर मटेरियल, इनर कोर मटेरियल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब होने के लिए प्रोसेस क्या है, पाथवे क्या है? वो है ट्रांससेल्युलर, इंट्रासेल्युलर। सेल के अंदर से, ये अगर एक सेल है तो इस सेल के अंदर से ये ड्रग मॉलिक्यूल पास होकर के इस ब्लड वेसल्स तक आएगा, है ना। ब्लड वेसल्स के बाहर क्या है? एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल मेम्ब्रेन। उस एपिथेलियल मेम्ब्रेन कैसे बना है? सेल से बना है। अब वो सेल क्रॉस करके जब ब्लड तक पहुंचता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और किस तरह का एब्जॉर्प्शन? ट्रांससेल्युलर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इनको डिटेल में देखते हैं। ट्रांससेल्युलर या फिर इंट्रासेल्युलर। स्टेप्स हमने आपको बता दिए थे कि क्या स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स हैं। परमिएशन थ्रू एपिथेलियल मेम्ब्रेन, क्रॉस फ्रॉम साइटोसॉल आर सेल मटेरियल, सेल के बीच में से, एंड थर्ड वन इज फ्रॉम बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। मीन्स की सीधी सी बात है, ये एक सेल है, इस सेल का ये क्या है? मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। कोई भी चीज इससे पास होता है यहां से, तो पहला स्टेप तो ये हुआ ना, ये जो स्टेप है जो कि सेल मेम्ब्रेन है, इसको पास करेगा। फिर इसके अंदर जो साइटोसॉल प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है? साइटोसॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोसॉल प्रेजेंट है,
ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो सेल मटेरियल प्रेजेंट है, इनको भी तो क्रॉस करना है। एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेप, जो कि क्या है, साइटोसॉल। साइटोसॉल को पार करके फिर थर्ड पे जाकर के बेसोलेटरल, दिस स्टेप इज योर बेसोलेटरल। तो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन को पार करने के बाद जो है ड्रग यहाँ पहुंचती है, मतलब यहाँ पे क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस चीज को करने के लिए क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन कौन से तरीके इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू ड्रग पास होता है, ड्रग परमिएट होता है। तो वो मैकेनिज्म क्या क्या है, पैसिव डिफ्यूजन है और एक्टिव डिफ्यूजन है ना, दो तरह से है, पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन। तो हम यहाँ पे नंबर 1 पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन further divided in 4 category, 4 classes. What is passive diffusion? आपको पता है passive diffusion is movement of the molecule from higher concentration to lower concentration. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाने की प्रोसेस को पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये 4 तरह से होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 इटसेल्फ आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड नंबर 2 पोर डिफ्यूजन या पोर ट्रांसपोर्ट। पोर मतलब कि पोर्स होंगे सेल के बीच में, सेल मेम्ब्रेन पर, पोर ट्रांसपोर्टेशन। एंड थर्ड इज योर आयन पेयर। आयन, बहुत से ड्रग आयनिक होते हैं, तो जीआईटी मेम्ब्रेन पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ पेयर बना लेते हैं। अब जब पेयर बन गया तो कॉम्प्लेक्स बन करके एक क्रॉस हो जाता है, आयन पेयर डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट। एंड लास्ट वन इज योर कैरियर मेडिएटेड और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैरियर mediated और facilitated diffusion। ठीक है, ये 4 तरह से डिटेल में है। पैरासेलुलर में आपने क्या देखा था, पैरासेलुलर, उसको भी क्लासिफाई कर दे। देखिए पैरासेलुलर में आपने जो देखा, ठीक है, वो 2 तरह के आपने देखा। क्या देखा, 2 तरह से एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। पहला क्या है, परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन, परमिएशन थ्रू एपिथेलियल मेम्ब्रेन, परमिएशन थ्रू एपिथेलियल मेम्ब्रेन, जो कि टाइट जंक्शंस होते हैं। एंड अनदर वन इज योर परजॉर्प्शंस। ठीक, अभी पैसिव डिफ्यूजन का है, इसमें एक्टिव बाकी है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 इसमें का जो है एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन बाकी है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिव होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्दर आपके एनायन ट्रांसपोर्टर होते हैं। एनायन में कैटायन और एनायन, आयन ट्रांसपोर्टर जिसमें कि कैटायन और एनायन, ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टेशन और एनायन ट्रांसपोर्टर।
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट होते हैं, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट तरीके से, डिटेल में एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है, इसमें फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्या, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन इन डिटेल। नाउ व्हाट इज पैसिव डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इस मैकेनिज्म में क्या होता है। तो नंबर 1 की पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। सेकेंड, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, है ना, पैसिव डिफ्यूजन के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मोशन, मॉलिक्यूलर मोशंस, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशंस की खुद की काइनेटिक एनर्जी ही उनके लिए एनर्जी है, इसलिए एक्सटर्नल किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है पैसिव डिफ्यूजन में। अब पैसिव डिफ्यूजन को कैसे हम समझ सकते हैं, तो फिक्स फर्स्ट लॉ आते हैं, फिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पैसिव डिफ्यूजन को कैसे बताया गया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा dq बाई dt, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d a k m बाई w c g i t माइनस c अपॉन h। पैसिव डिफ्यूजन fixed first law, according to fixed first law, dq upon dt dak m by w cgit minus c upon h। क्या है ये dq by dt, क्या है, ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है। व्हाट इज दिस वन इज योर रेट ऑफ डिफ्यूजन। and d is the diffusion coefficient, d is the diffusion coefficient। and a is the area of the absorption site, area of absorption site। km by w is the partition coefficient, km by w is the partition coefficient of drug, ठीक, in lipoidal membrane and in फ्लूड, जीआई फ्लूड और लिपोइडल मेम्ब्रेन में पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है ड्रग की, CGIT माइनस C। मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन इन जीआईटी, ड्रग की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीआईटी में क्या है और ब्लड में क्या है। मतलब ये हुआ कि जैसे जब पेशेंट को ड्रग दे दिया गया, ड्रग प्रोडक्ट दे दिया गया, ड्रग रिलीज हुआ, एब्जॉर्प्शन साइट से कहाँ गया, ब्लड में गया, तो एब्जॉर्प्शन साइट पे एक कंसंट्रेशन होगी कि नहीं, वहां से फिर क्या हो रहा है, डिफ्यूज होकर के ब्लड में पहुंच रहा है, तो वहां पे भी एक कंसंट्रेशन होगा। पर हम मेजर कहाँ करेंगे, हम इंजेक्शन से ब्लड ही तो सैंपल निकालते हैं, तो ब्लड में से जब सैंपल निकालते हैं तो वहां पे अवेलेबल कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि ब्लड में इतना कंसंट्रेशन है। अब हमने सपोज 500 mg डोजेस फॉर्म दिया है, तो 500 mg पहले तो एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचेगा और वहां से वो कहां पहुंचेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कैसे, डिफ्यूज होकर के, एब्जॉर्ब होकर के। अब 500 mg जो है वो एब्जॉर्प्शन साइट पे है, कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा विच इज ब्लड, वहां पे क्या है, 0 है। तो स्टार्टिंग में 0 टाइम पे कंसंट्रेशन जीआईटी में ज्यादा होगा, है कि नहीं, लेकिन 5 मिनट बाद अगर मेजर करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात
है कि ब्लड में आ चुकी होगी, तो वो जो कंसंट्रेशन ब्लड में आ चुकी होगी और जो जीआईटी में होगा, ऑब्वियस बात है माइनस कर देंगे कि ब्लड में इतना है, इसका मतलब जीआईटी में इतना है, तो इनका जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस बताएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। कहने का मतलब अगर ब्लड में 500 mg में से 100 mg जा चुका है, 400 mg अभी भी जीआईटी में है, तो हम यही कहेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन अभी ज्यादा होगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, जीआईटी फ्लूइड में है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना है। इसलिए अब यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको कि जो डिफ्यूजन होता है, आपको पता है डिफ्यूजन एक पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हम सब जानते हैं, बट कब तक, जैसे ये आपका दो पार्ट है, यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल है जो कि हायर अमाउंट में है और यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में है या नहीं है, तो आप सीधा कंसेप्ट जानते हैं कि यहाँ से क्या होगा, ये डिफ्यूज होगा। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होगा, तो कब तक डिफ्यूज होगा, तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जो ड्रग है वो डिफ्यूज हो रहा है ब्लड में, तो कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इट मीन्स कि अगर 500 mg हमने दिया है, 500 mg हमारे एब्जॉर्प्शन साइट पे है, वहां से 250 mg ब्लड में चला गया, 250 mg बाहर है, तो इक्विलिब्रियम हो गया। इसका मतलब अब डिफ्यूजन नहीं होगा इस हिसाब से, तो है कि नहीं, इस हिसाब से तो डिफ्यूजन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन होता है। फ्लूइड में 250 mg, ब्लड में 250 mg। अब आपको तो ये लग रहा है कि सर ये तो इक्विलिब्रियम आ गया, अब इक्विलिब्रियम के बाद डिफ्यूजन तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है, जब हायर कंसंट्रेशन एक साइड रहेगा तभी तो। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लड में जो ड्रग्स आएगा वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, मीन्स वहां से चला जाएगा। वाई, बिकॉज ब्लड इज सर्कुलेटिंग एट एवरी मोमेंट, हर एक क्षण ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मीन्स कि जिस पल में यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंच रहा है, तो यहाँ ड्रग नहीं रहेगा, ये ड्रग मूव कर जाएगा, और जब मूव कर जाएगा तो पीछे से फ्रेश ब्लड आएगा। इट मीन्स कि अगेन वहां कंसंट्रेशन जीरो हो गया, अगेन वहां कंसंट्रेशन जीरो, इसलिए हायर कंसंट्रेशन ऑलवेज यहां बना होगा, इसलिए हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे ऑलवेज बना होगा। और इसलिए पैसिव डिफ्यूजन फिक्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो हमें इसमें समझना क्या है, ये तो हमने बता दिया कि ये है क्या, dQ/dt रेट ऑफ डिफ्यूजन, D इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, A इज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट, K/W इज द पार्टीशन कोफिशिएंट इन मेम्ब्रेन, लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड। CGIT माइनस C बता ही दिया कि कंसंट्रेशन इन GIT एंड कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। H इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये आपका ब्लड है ना, ये ब्लड वेसल है और यहां से आपका जाएगा, है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम रेट निकाल क्यों रहे हैं, एक बेसिक क्वेश्चन, हम रेट निकाल क्यों रहे हैं, रेट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम पेशेंट को दवाई देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आधे घंटे में आराम हो जाएगा, 15 मिनट में आराम हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें बात पता कैसे चला, वो हमें पता यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन से पता चला कि ये टैबलेट है, ये डोजेस फॉर्म है जो कि तुरंत डिजोल्व हो जाता है, एब्जॉर्प्शन इसका इस तरह से है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, 10 मिनट तक होगा, 10 मिनट में पूरी ड्रग डिफ्यूज हो जाएगी। इसलिए हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना जरूरी है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कि कितने टाइम में कितना ड्रग, कितने अमाउंट में ड्रग ब्लड में जा रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि डिपेंड है कि अगर D की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, मतलब ड्रग की डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा, अगर एब्जॉर्प्शन साइट, सपोज ये एब्जॉर्प्शन साइट पूरा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब आप सोचिए एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं, दरवाजे से निकलना है तो कितना फास्ट निकलेंगे, है ना, टाइम लगेगा कि नहीं। लेकिन दरवाजा ना होकर के पूरा वॉल ही खुला हो
वॉल ही ना हो तो निकलने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनके निकलने की रेट जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एरिया निकलने का ज़्यादा है। तो एब्जॉर्प्शन साइट का एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन साइट का एरिया कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो बहुत से ड्रग का एब्जॉर्प्शन साइट भी होता है। कुछ ड्रग स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ ड्रग इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ ड्रग लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो किस जगह पे ज़्यादा एरिया मिल रहा है एब्जॉर्प्शन का, वहाँ पर बायोबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो क्योंकि एरिया ज़्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। नाउ पार्टीशन कोफिशिएंट, अब के एम बाई डब्ल्यू मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू होती है जो कि हमें बताती है, एक वैल्यू होती है के एम बाई डब्ल्यू। के एम बाई डब्ल्यू क्या बताता है हमें कि कोफिशिएंट है ना, पार्टीशन कोफिशिएंट, किसी ड्रग का ऑयल में सॉल्युबिलिटी कितनी है और वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी है, यही तो होता है पार्टीशन कोफिशिएंट, कि ऑयल में कितना सॉल्युबल है और वाटर में। तो के एम बाई डब्ल्यू इसका मतलब ये हुआ कि लिपोइडल मेम्ब्रेन, लिपोइडल मेम्ब्रेन जिसमें कि लिपिड है ना, वहां पे कितनी इसकी सॉल्युबिलिटी हो रही है, एफिनिटी सॉल्युबिलिटी। एंड डब्ल्यू मतलब फ्लूड, जीआई फ्लूड, जो कि कैसा है, हाइड्रोलिक है, जीआई फ्लूड। तो जीआई फ्लूड में वाटर होता है। तो अब लिपोइडल मेम्ब्रेन में सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। लिपोइडल मेम्ब्रेन में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी मीन्स कि लिपोइड में ज्यादा एफिनिटी है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे 10 है और जीआई फ्लूइड में कितना है, 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है के एम बाई डब्ल्यू का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। इट मीन्स कि अगर हम इसको वाइस वर्सा कर दें, उलट दें, कि लिपोइडल मेम्ब्रेन में इसका क्या हो, लिपोइडल मेम्ब्रेन में 5 हो और जीआई फ्लूइड में 10 हो, तो के एम बाई डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब आधा और 2। इट मीन्स ये हुआ कि अगर लिपोफिलिक ड्रग है ना, अगर लिपोइड मेम्ब्रेन में पार्टीशन कोफिशिएंट अगर उसका ज्यादा आ रहा है तो वो क्या होगा, डिफ्यूजन रेट हाई होगा, डिफ्यूजन रेट हाई होगा। ठीक, बात समझ में आई? ओके, अगेन CGIT माइनस सी का डिफरेंस आपको बता ही दिए। H क्या है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आप सोचिए कि एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और क्लास की दीवार बहुत मोटी है, बाहर निकलना है, तो क्या होगा, समय लगेगा बाहर निकलने में ना, उतनी मोटी दीवार को पार करना। अब एक बात बताइए कि वो दीवार बहुत ही पतली हो, बहुत ही पतली हो, तो क्या होगा, टाइम नहीं लगेगा। इट मीन्स कि मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है जहां से एब्जॉर्ब होना है वो क्या हो, कम हो। अगर थिकनेस कम होगी तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा और डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिक्स फर्स्ट लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब डिफ्यूजन में ही 3 थ्योरी आती हैं जो कि डिसोल्यूशन की थ्योरी कहलाती हैं, है ना, जिसमें हमें डैंकवर्ट मॉडल पढ़ना है, फिल्म थ्योरी पढ़ना है। फिल्म थ्योरी, डैंकवर्ट मॉडल, वो कैसे डिसोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। फिक्स फर्स्ट लॉ का मॉडिफाइड वर्जन आता है नॉइस व्हिटनी इक्वेशन, जो कि फिल्म थ्योरी को डिफाइन करते हैं, फिल्म थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद डैंकवर्ट थ्योरी आता है जो कि डिसोल्यूशन, किसी सॉलिड डोजेस फॉर्म की डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो डिसॉल्व होकर के ब्लड तक पहुंचता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या है फिल्म थ्योरी, क्या है डैंकवर्ट मॉडल, कैसे ये होता है। इसके बाद पोर ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद हम आयन पेयर डिफ्यूजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरियर मेडिएटेड और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर आपका परमेशन थ्रू टाइट जंक्शन, परजॉर्प्शन। परजॉर्प्शन क्या होता है कि शेडिंग ऑफ सेल, टेम्पोरेरी ओपनिंग होता है। जैसे हमारे सेल में क्या होता है कि हमेशा शेडिंग फेज में जाते रहते हैं सेल, एक टाइम के बाद सेल डेड हो जाते हैं और वो वहाँ पे नया सेल आता है।
तो जो डेड होकर के बाहर निकलता है और नया सेल आता है, उस बीच में एक मोमेंट होता है, एक टाइम होता है, उसी को बोलते हैं पर्ज ऑप्शंस। तो उस टाइम पे एक होल बनता है, एक मतलब टेम्पोरेरी ओपनिंग बनती है और वहां से ड्रग एब्जॉर्ब कर जाता है ना। टॉपिकल ड्रग्स में ज्यादातर ये चीजें होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।